चलो इधर ध्यान दो। वी हैव कंप्लीटेड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड द इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इतना हमको क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? फिर कल हमने देखा था कि मिरर में ऑब्जेक्ट का फुल इमेज दिखाई देने के लिए क्या कंडीशन थी? मतलब इफ h हाइट का ऑब्जेक्ट है और हमें उसकी फुल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का, सॉरी मिरर कितनी हाइट का लेना पड़ेगा? उसकी पोजीशन क्या रखनी पड़ेगी? शूटिंग बदला हम जाओ शांत जल्दी। चलो अभी इधर ध्यान दो फटाफट जल्दी। तो इतने कंसेप्ट प्लेन मिरर के हमें याद होने चाहिए। वहां से हमारा क्या होता है? एमसीक्यू सॉल्विंग होता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट कराया था v1/v2 इक्वल टू λ1/λ2 इक्वल टू n2/n1। ठीक है, सबको याद है इतना? ठीक है, तो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। क्या चीज? स्फेरिकल मिरर्स यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास, पर फिर से फटाफट 10 मिनट में पूरा मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के मिरर्स होते हैं। ये कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर का बेसिक आइडिया क्या लग रहा है आपको? नाम देख के क्या लग रहा है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। कि सपोज अगर ये पूरा स्फीयर होता तो ऐसा डायग्राम बनता। व्हाट डू यू मीन बाय स्फीयर कशिका? स्फीयर मीन्स अ 3D डायग्राम ऑफ अ ग्लोब टाइप। तो मान लो इसका एक सेंटर होता, एक फोकल लेंथ होती। ये सब क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस आर द नॉमेनक्लेचर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा मिरर है? तो कभी कॉन्केव मिरर है। स्फेरिकल मिरर है मतलब ये स्फीयर का एक पार्ट है। ये थोड़ा आर्क दिख रहा है आपको। दिस मिरर इज कॉल्ड MM डैश। इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको बोलते हैं पोलरिस। सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोलरिस या फिर पोल। F का नाम है फोकल पॉइंट या फिर फोकस। मोस्टली सब कुछ आपको पता है, फटाफट रिस्पॉन्ड करो तो जल्दी आगे बढ़े। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के अगर पोलरिस का डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है तो ये क्या होना चाहिए लॉजिकली? किसी भी सर्कल से, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। लॉजिकली हमको क्लियर हो रहा है ये रेडियस है। रेडियस का हाफ करते हैं तो फोकल लेंथ मिलती है। दैट वी नीड टू डिराइव टुडे। ये हमें डिराइव करना है, ये कहाँ से आया। फिर अगर इसका मैं डबल करूंगा तो क्या मिलेगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर को हम यहाँ पे बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं? तो रिपीट करते रहो फटाफट, तो फटाफट आगे बढ़े। क्या बोलते हैं इसको? एपर्चर ऑफ द मिरर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r + r 2r हो जाएगा, विच इज योर डायमीटर। बस और कुछ तो बाकी नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी विल स्टडी इन आवर स्फेरिकल मिरर्स। फिर कुछ रे फॉर्मूला आते थे 10th क्लास के अंदर कि हाउ विल अ रे बिहेव। तो ये जो बीच में से पोलरिस में से जो पास होने वाली लाइन है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा? देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज कि जो भी रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके साथ 4 अलग अलग फॉर्मूला है रे के कि हाउ विल रे बिहेव। तो मान लो कि कोई रे अगर पैरेलल आता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकल में से ही पास करेगा। जैसे हमने 2 + 2 4 सीखा हुआ है, वैसे ये एक फॉर्मूला है कि जब रे किसी भी स्फेरिकल मिरर पे स्ट्राइक करता है और अगर वो पैरेलली स्ट्राइक करता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकल लेंथ में से ही पास करेगा। दिस इज द बेसिक रूल, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग।
ये सब कुछ 10th क्लास का है, आपको आना चाहिए, पर आपको पता है 10th क्लास हमारा कोविड में गया है, तो फटाफट मैं रिवर्स करा देता हूँ। ये क्या हुआ, फोकल में से, इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट देन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा एक था कि भाई अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होकर के आया तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन वापस चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ वो मैं डिस्कस करता हूँ। दूसरा एक ऑप्शन था कि अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द पोलरिस तो वापस उतना ही एंगल बना के वो निकल जाएगा। तो लॉजिकली वी नो दैट कि रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में हमको सीखा हुआ है कि इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो सेंटर में से पास होने वाली लाइन है, मैंने कल आपको सिखाया था कि किसी भी एक लेक्चर पहले हमने बात करी थी कि सर्कल को परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे। तो सेंटर में से पास होने वाली कोई भी लाइन सर्कल को परपेंडिकुलर होती है। तो लॉजिकली इस सेंटर में से पास होने वाली जो लाइन है इट विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस। समझ में आ रहा है, नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस। और हमने आज तक सीखा हुआ है कि कोई भी एंगल हम किसके साथ लेते हैं, नॉर्मल के साथ। दिस इज योर इंसिडेंट एंगल, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो लॉजिकली ये सेंटर में से जो लाइन पास हुई इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉर्मल से ही पास हुई। तो क्या होगा, वो 0 डिग्री पे इंसिडेंट हुई तो 0 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली दीज आर द 4 रे फॉर्मूला जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मिरर के लिए इट विल एक्ट लाइक सेम। दिस इज सिमिलरली पॉसिबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। तो क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले हेडिंग लगाना है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। उसमें कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो हमने देखी हुई हैं पहले, पर उन सबका डेफिनेशन लिखना है। तो हेडिंग लगाओ, इसको ड्रॉ करो। ये ड्रॉ कर लिया सबने। जैसे कल बताया था, ट्राई टू यूज मोर देन वन कलर इन योर डायग्राम्स, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या चल रहा है। किसी को डाउट है कॉन्वेक्स में कैसा होगा, तो बाजू में एक डायग्राम कॉन्वेक्स का भी बना दिया है। सिमिलरली एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर कॉन्वेक्स ऑल्सो। ये सब कुछ जो हमने यहाँ पे देखा वो सब कुछ वहाँ पे होगा।
वी विल ट्राई टू कवर मिरर्स स्लोली प्रॉपरली, धीरे धीरे काम करेंगे। लेंस में सब कुछ एज इट इज यही कॉपी करना है, कुछ नया नहीं है। ये 4 रे फॉर्मूला है, बनाने कंपलसरी बनाने भाई। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल गो फ्रॉम फोकल पॉइंट ओनली। If the ray of light coming from focal point, it will reflect it back parallel to the principal axis. If the ray of light strikes the spherical surface from the C, तो C कौन है? यहाँ पे हमको लिखना है सेंट्रल एक्सिस, या फिर ये सब कुछ मैं लिखवा रहा हूँ सबका डेफिनेशन। ये बना लो, उसके बाद ये रे फॉर्मूला ड्रॉ कर लो फटाफट। फिर पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, फटाफट से वो लिख दो। चलो एक बार फटाफट रिपीट करवाओ। इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से जाएगी? फोकल पर से जाएगी। इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, वो कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ द रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो कैसे जाएगी? मतलब ये 0 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, ऐसा समझो। समझ में आ रहा है? बिकॉज वी नो दैट बाय द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। किसी भी स्फेरिकल सरफेस के सेंटर में से जो लाइन पास होती है वो स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरती है, ये हमने एक लेक्चर पहले सीखा हुआ है। तो लॉजिकली हमको पता है कि ये नॉर्मल टू द प्लेन ही बन चुका है, नॉर्मल टू द सरफेस ही बन चुका है। तो सेंट्रल एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे जैसे ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, सिमिलरली कोई भी रे जो सेंटर में से पास होती है इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल टू द सरफेस। उसके बाद कौन सा? इफ द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स पोलरिस, तो क्या होगा? यही सेंट्रल एक्सिस हो गई, यही परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। चलो फटाफट सबसे पहला डेफिनेशन लिखना है पोल का। ये बड़ी नक्काशी ना करो, फटाफट ड्रॉ करो। एकदम नक्काशी करिए, एकदम चोख्खो रखा जाए उधर। વ્હાઇટમાં બધા રિફ્લેક્ટ થઈ જાય, એટલે તો આપણે એવું કહીએ કે ઉનાળામાં વ્હાઇટ કપડાં પહેરો તો બધો કલર જે લાઇટ આપણા પર પડે એ રિફ્લેક્ટ થઈ જાય, એટલે આપણું શરીર ઠંડુ રહે। બ્લેક કલર એબ્ઝોર્બર છે, તો બ્લેક કલર પહેરો તો બધું એબ્ઝોર્બ કરી લે। કરવડી चलो भाई लिख लिया है तो फटाफट लिखो पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the center of the reflecting surface of a curved mirror is known as pole. The center of the reflecting surface of a curved mirror the center of the reflecting surface of the curved mirror is known as polaris or pole। पोल भी लिख सकते हो और पोलारिस भी लिख सकते हो। ये फंडामेंटल नॉमेनक्लेचर से जो हमें याद होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा होगा द रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग पोलारिस,
तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फोर्थ कंडीशन बन रही होगी। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली ये सब कुछ एसोसिएट होकर एक साथ आएगा क्वेश्चन में। फिर है प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड पोलरिस, ये पहला डेफिनेशन हुआ। सेकंड डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस का लिखो रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस में लिखो द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल and the center of curvature the imaginary line passing through the pole and center of curvature is known as principal axis of mirror। जब लिखते हैं तो शॉर्ट में अंदर प्रिंसिपल एक्सिस को पी ए करके लिख दो, जल्दी जल्दी लिख सको उसके लिए। कर्व्ड मिरर, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखो। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, the radius of the spherical shell the radius of the spherical shell from which mirrors are made is called radius of curvature। ब्रैकेट में लिखो सी पी इन द डायग्राम, सी से पी का डिस्टेंस। तो लॉजिकली क्या है कि एक 3D स्फीयर था, उसका एक टुकड़ा है योर कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर। समझ में आ रहा है? कॉनकेव मिरर है तो उसका स्फीयर ऐसे बन रहा होगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका स्फीयर पीछे की तरफ बन रहा होगा, तो उसका सेंटर पीछे की तरफ, फोकल लेंथ भी पीछे की तरफ। तो 3 डेफिनेशन लिखी हमने। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल फ्रॉम विच द मिरर आर मेड। ऊपर का जो लिखा हुआ है वही नीचे डबल लाइन बना दो। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल फ्रॉम विच मिरर्स आर मेड is called center of curvature। चार डेफिनेशन हुई, पांचवी लिखो अपर्चर। एपर्चर या फिर अपर्चर जो भी आप लोग बोलते हो। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called the aperture of the mirror। the diameter of the reflecting surface तो क्वेश्चन में सीधा ये सब लिखा होगा, इसका मतलब हमको पता होना चाहिए। द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दिमाग में ये डायग्राम स्ट्राइक होना चाहिए। द रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिमाग में ये 2 डायग्राम याद आने चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो लॉजिकली सारी डेफिनेशंस को एसोसिएट करना है इन 4 रे फॉर्मूला से कि रे कैसे आ रहा है आपके पर्टिकुलर सम के अंदर। तो अपर्चर लिख लिया सबने। उसके बाद लिखो प्रिंसिपल फोकस। थोड़ा जरूरी है, लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट वेयर द रेस, प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट वेयर द रेस
parallel to principal axis. The point where the rays parallel to principal axis meet. The point where the rays parallel to principal axis meet for concave mirror. चलो इधर ध्यान दो, ये कॉनकेव मिरर है, आपने सबने लैब में देखा हुआ है, इसको सिल्वरिंग बोलते हैं, ये भी हमको पता है। सिल्वरिंग हैज बीन डन टू मेक इट 99%, 99.9% रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, हमने देखा है कि दुनिया में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होते हैं, पर दोनों में से किसी एक को डोमिनेंट बनाने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो इस मिरर को कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए पीछे सिल्वरिंग किया जाता है। वो कौन से कलर का किया जाता है, उसका कुछ मीनिंग होता है, वो दूसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सपोज किसी भी एक लाइट को, इस लाइट को अगर हम ऑब्जेक्ट मान लें, सपोज मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, उसके रिस्पेक्ट टू हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इन्फिनिटी इज द रिलेटिव टर्म। तो ये जो पैरेलल रे आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कैसे आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फोकल लेंथ है उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। मान लो ये 30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है, तो 30 सेंटीमीटर से 10 मीटर बहुत बड़ा है, समझ में आ रहा है। तो रिलेटिवली 30 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर से बहुत छोटा है, तो 10 मीटर उसके लिए एक इनफाइनाइट टर्म है, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली क्या करना है इसमें, प्रिंसिपल फोकस इज द क्या है वो सीखना है नॉर्मली। तो एक ऐसी चीज़ है कि मिरर जो कॉनकेव मिरर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो कन्वर्जिंग मिरर है, उसके ऊपर आने वाली सारी लाइट को वो क्या कर देता है, कन्वर्ज करा देता है। इस तरफ करूँगा तो बहुत सारी लाइट एक साथ आ रही है, इसको अपन फोकस करते हैं। तो एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए इसका इमेज एकदम प्रॉपर मिलेगा, दिख रहा है एकदम स्क्वायर, एकदम शार्प। तो ये जो डिस्टेंस है विच इज नोन एज फोकल लेंथ, समझ में आ रहा है। ऑल द रेज कमिंग पैरेलली टू दिस पर्टिकुलर कॉनकेव मिरर, इट विल बी कन्वर्जिंग एट द स्क्रीन एट पर्टिकुलर पॉइंट। ये पूरा कन्वर्ज हो रहा है। थोड़ा नज़दीक जाओगे तो ब्लर हो जाएगा, थोड़ा दूर जाओगे तो और ब्लर हो जाएगा। तो एक परफेक्ट डिस्टेंस के लिए जहाँ पे वो इमेज एकदम शार्प दिख रही है, दैट इज योर फोकल लेंथ। इसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब भी आपको सिखाऊंगा कि इसको बोलते हैं रफ फोकल लेंथ। प्रैक्टिकली इसकी फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, पर रफली हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो इसका जो डिस्टेंस है वो मेजर करोगे तो 15-20 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो इसकी 15 सेंटीमीटर या ऐसी कुछ फोकल लेंथ हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली जितने भी पैरेलल रे आए वो कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, फोकल पॉइंट पे, फॉर अ कॉनकेव मिरर। और फॉर कॉन्वेक्स मिरर it is appearing to converge passing through the focal point, समझ में आ रहा है। इसमें दिख रहा है प्रॉपरली, पर इसमें अपीयर हो रहा है बिकॉज ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसके ऊपर आने वाली सारी लाइट को वो डाइवर्ज करा देता है, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली हमने क्या लिखा अभी, एक बार रिपीट करो। द पॉइंट वेयर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट फॉर कॉनकेव मिरर, उसके बाद लिखो और अपीयर्स टू मीट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे अपीयर्स टू मीट दिख रहे हैं, मतलब होते होंगे, अगर इसको एक्सटेंड कराओ तो यहाँ पे ही पास होते होंगे। हमने लिखा प्रिंसिपल फोकस के अंदर, द पॉइंट वेयर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट फॉर कॉनकेव मिरर और अपीयर्स टू मीट फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू मिरर्स, where concave is called converging mirror and convex is called diverging mirror, because ये इसके ऊपर आने वाली सारी लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कराता है और ये उसके ऊपर आने वाली सारी लाइट को डाइवर्ज करा देता है। तो लॉजिकली दोनों का नाम समझ में आएगा, कौन कन्वर्जिंग कौन डाइवर्जिंग। उसके बाद फोकल प्लेन। फोकल प्लेन कभी यूज में नहीं आता है, पर आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज फोकल प्लेन। अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस a plane passing through the principal focus and normal to the principal axis
a plane passing through the principal focus and normal to the principal axis. तो कैसा प्लेन होगा, ऐसा होगा प्लेन, समझ में आ रहा है? फोकल पॉइंट में से पास होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज नोन एज फोकल प्लेन। बहुत रेयरली कहीं पे यूज आएगा पर आपको पता होना चाहिए। फिर फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल and principal focus is known as focal length. A most important definition for your 12th class, which is paraxial rays. ऐसे लिखना है paraxial rays। कुछ इतना है नहीं पर अब हमने अभी अभी सीखा हुआ है, कल भी मिरर के बारे में जब बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इनफाइनाइट रेस गिरती है और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट भी इनफाइनाइट रेस करता है, बट वी टेंड टू स्टडी ओनली 2 और 3 रेस जिससे हमें इमेज फॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो बेसिकली पैरेक्सियल एक्सिस क्या है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी होगा उससे इनफाइनाइट रेस आते होंगे, और पैरेक्सियल रेस आर दोज रेस, उसका डेफिनेशन लिखो, द रेस क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, the rays close to the principal axis, the rays close to the principal axis are called paraxial rays. Are called paraxial rays. Paraxial rays जिसका डेफिनेशन है उसका नाम है पैरेक्सियल रेस। हमको पता है कि ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेस निकल के आते हैं, पर वी विल स्टडी, इसके बाद लिखो, वी शैल स्टडी लेंस एंड मिरर्स इन द रेफरेंस टू पैरेक्सियल रेस ओनली। ओके, रेस क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेस, इतना लिख लिया। वी शैल स्टडी लेंस एंड मिरर्स इन रेफरेंस टू पैरेक्सियल रेस ओनली। We shall study lens and mirrors in reference to paraxial rays only. लॉजिकली हमको पता है कि ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेस निकलते हैं, पर हम उन्हीं रेस के बारे में पढ़ेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक हो। समझ में आ रहा है? उसी से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मिरर के बारे में बात करेंगे। अब सिंपल एक हेडिंग लगाओ, साइन कन्वेंशन। आप लोगों ने लिख लिया रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। रे फॉर्मूला भी आपको पता चल गया कि 4 रे फॉर्मूला है। साइन कन्वेंशन एकदम सिंपल चीज है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिरर फॉर्मूला हमको पता है 10th क्लास से 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी मिरर के बारे में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, फोकल लेंथ क्या है, अगर इसका इंफॉर्मेशन है तो वी कैन फाइंड इमेज कहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जो वैल्यूज हम पुट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पुट करेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या है? लॉजिकली साइन कन्वेंशन इज नथिंग बट, अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का जो पोलारिस है इसके ऊपर ओरिजिन इमेजिन करना है, तो इससे राइट साइड वाले सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव। इसके पीछे जो होगा वो कैसा होगा, तो कि भाई नेगेटिव। ऊपर की साइड जो होगा इट विल बी पॉजिटिव, नीचे की साइड जो होगा इट विल बी नेगेटिव। इन आवर केस, हमारी बुक में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, ऑलवेज माइनस। समझ में आ रहा है? लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाए तो उसके पोलारिस के ऊपर अगर ओरिजिन रखेंगे तो इसका फोकल लेंथ पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे होता है, तो इसका प्लस बन जाएगा, इसमें फोकल लेंथ माइनस बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस बनेगी। समझ में आ रहा है लॉजिकली क्या करना है? तो सिंपल साइन कन्वेंशन में 2 डायग्राम बनाओ।
फिर लिखो इमेजिन, पहले डायग्राम बना लो फटाफट। Imagine Cartesian coordinate systems origin. Imagine Cartesian coordinate systems origin on the Polaris. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सबको पता है भाई, एक्स वाई प्लेन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ऐसा एक्स वाई जो होता है इसको कार्टेशियन ने ढूंढना था। कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। लॉजिकली सबको पता है व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वी विल इमेजिन पोलारिस एट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ओरिजिन। पहले से बोले तुम, imagine Cartesian coordinate systems origin on the Polaris. And apply sign convention according to the rules of axis. And apply sign convention अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एक्सिस। रूल्स ऑफ एक्सिस मतलब ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे। तो इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो बता दूंगा कि 6 रे डायग्राम्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं कौन के होते हैं। अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इतना डेटा आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। ये सारे नॉमेनक्लेचर्स आपको पता होने चाहिए। चलो फटाफट, मैं अजी लेक्चर बाकी है नेक्स्ट क्लास में, એટલે ખાલી एक टॉपिक नेक्स्ट क्लास में આવશે। ये जाने दूं। हेडिंग लगाओ रिलेशन बिटवीन चल बस हो बातें बंद। आशीष एकदम चुप, 2 मिनट ठीक है, फिर वापस लेक्चर में आ जाओ। हेडिंग लगाओ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ।
चलो इधर ध्यान दो। हम सबको लॉजिकली पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और प्रिंसिपल फोकस से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो रेडियस का डबल करते हैं तो डायमीटर मिलता है, वैसे ही फोकल लेंथ का डबल करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलती है। ये हमें लॉजिकली पता ही है, बट नाउ ज्योमेट्रिकली उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रे डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन। तो रे डायग्राम एकदम प्रॉपरली बनाना, अच्छे से बनाना। सिंपल एक रे डायग्राम बनाओ, ये फर्स्ट वाला। ये मानता है बस डिस्कशन ना जो बच्चे बस तो जे देखा से ये बात जैसे कोई ऑप्शन चाहिए नहीं। तो अभी हमने फर्स्ट रे फॉर्मूला सीखा कि इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से जाएगा? फोकल लेंथ में से। अब नॉर्मल टू द सरफेस बनाना है तो वो कहां से पास करेगा? सी से पास करेगा। तो यहां से एक नॉर्मल टू द सरफेस पास कराओ। अब नॉर्मल टू द सरफेस के साथ जो वो एंगल बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों एंगल सेम होंगे, कोई डाउट किसी को इसमें? अब लॉजिकली सोचो, ज्योमेट्री लगाओ कि ये z बनेगा तो ये एंगल क्या होगा, कौन सा एंगल कौन सा होगा। सिंपल ज्योमेट्री याद करो कि x होता है तो यहाँ पे थीटा होगा। और क्या कर सकते हैं? अब एक ट्रायंगल सीखो, इसको नाम दे दो शायद M। तो ये ट्रायंगल बना CMF। लॉजिकली ऐसा है कि भाई टू इंटीरियर एंगल्स बिकम्स एन एक्सटीरियर एंगल, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर ये Z कंसीडर करो तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ये लॉजिकली सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो आपको लॉजिकली लगाना है ट्रायंगल्स ढूंढने, फिर जो भी ये Z बनता था, X बनता था, फिर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स बिकम्स वन एक्सटीरियर एंगल। फिर किसी भी पैरेलल लाइन को एक लाइन तोड़ेगी तो यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। ये सब कुछ जो भी ज्योमेट्री का बेसिक ज्योमेट्री आपको याद होना चाहिए। नहीं होगा तो कोई चिंता नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब लॉजिकली करना क्या है? वी हैव टू फाइंड R इज इक्वल टू 2F या फिर F इज इक्वल टू R/2। तो ऐसा करने के लिए आपको सोचना है कि इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ, इसको नाम दे दो P'। अब लॉजिकली सोचो, एक चीज मैंने बतानी रह गई कि कोई भी मिरर होता है, इसका कभी यूज नहीं आता है, पर एक बार सीख लो कि मिरर जो होता है, अगर वो प्लेन मिरर होता तो ऐसा होता। समझ में आ रहा है? पर ये कर्व्ड मिरर है तो इसका क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस थोड़ा पीछे चला गया। इट हैज मेक एन आर्क, एक आर्क जैसा बन गया। तो अगर वो प्लेन मिरर होता तो यहां से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं मिनिस्कस। क्या बोलते हैं? मिनिस्कस ऑफ द मिरर। बोर्ड्स के केस में कभी नहीं आएगा, पर जेईई नीट में कभी कभी आता है। इसका हमें फाइंड करना होता है मिनिस्कस। तो अभी के लिए आपको इसको खाली लिख देना है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मिनिस्कस। उसके बारे में डिस्कशन बाद में होगा। तो अभी लॉजिकली ये जो मिनिस्कस होता है वो बहुत छोटा होता है, बिकॉज द आर्क ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। तो ये जो डिस्टेंस है PP' विच इज वेरी स्मॉल, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूव करने के। जिस टाइम पे आपको जो भी समझ में आया वो कर सकते हैं। किसी को ऐसा समझ में आया थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वहां से भी आ जाएगा। ऐसा पैरेलैक्स मेथड सीखी है क्लास 11 में, कोई बात नहीं। चलो इधर ध्यान दो। सबसे पहले PP' इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस
so we can ignore the particular part. We can ignore it and we can consider fp dash is nearly equal to fp and cp dash is also nearly equal to cp. Here we also know that cp क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ. अब सिंपली आपके दिमाग में जो भी याद आता है, एक मेथड है आर्क वाली, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. और इसमें क्या होता है कि ऑल द रेज आर कंसिडर्ड हियर आर पैरेक्सियल रेज. तो रेस बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे और उससे ये जो एंगल बनेगा, अभी आपको बहुत बड़ा एंगल दिख रहा है पर दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल. हमने ऐसा भी दिखा हुआ है. ये दो कंडीशन है इसको प्रूव करने की. थीटा हियर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. ये मैंने एक बार आपको बताया हुआ है कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स साइन थीटा बिकम्स थीटा. कैसे? तो साइन 30 मतलब साइन पाई बाई 6 उसका वैल्यू क्या होता है, 1/2. इफ आई कंसिडर ओनली थीटा तो पाई का वैल्यू 3.14, 3/6 क्या होगा, नियरली 1/2. समझ में आ रहा है? तो फॉर वेरी स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब कुछ क्या बन जाता है, ऑलमोस्ट थीटा बन जाता है. तो लॉजिकली ये सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये सब. सो देयर आर टू मेथड्स टू प्रूव दिस पर्टिकुलर थियरी. मैं बता देता हूँ, आपको खुद से करना हो जाएगा. इसके लिए अगर मैं tan 2 थीटा लगाऊँ तो क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. इसके लिए tan थीटा लगाऊँ तो क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. समझ में आ रहा है? कंसिडरिंग द ट्राइंगल CMP डैश एंड कंसिडरिंग ट्राइंगल FMP डैश, दोनों के लिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, कौन चला, कौन आंसू आ जाए लोगों को तकलीफ चुकी. चलो सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला बनाओ फॉर द ट्राइंगल CMP. लॉजिकली सबको क्लियर है कैसे आया, बिकॉज MP डैश और MP दोनों एक ही चीज है. हमने देख लिया कि P और P डैश के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है, तो लॉजिकली सब कुछ सेम मान सकते हैं. सॉरी CP हाउस. सिमिलरली फॉर tan 2 थीटा उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, MP डैश अपॉन FT. अब MP का वैल्यू, CP का वैल्यू क्या है, चलो भाई लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर. नाउ वी नीड टू फाइंड R इज इक्वल टू 2F. तो क्या ऑप्शन बचा इधर, साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ. We also know that tan theta is nearly theta and tan 2 theta is also nearly 2 theta. तो इसको चेंज करके थीटा इज इक्वल टू MP बाई R लिख सकते हैं और इसको चेंज करके 2 थीटा इज इक्वल टू MP बाई F लिख सकते हैं. अब दोनों का रेशियो ले लो तो क्या आएगा, या फिर MP की वैल्यू इसमें से लेके उसमें पुट कर दो तो क्या आएगा. MP का वैल्यू यहाँ से बनाओ R थीटा इक्वेशन नंबर 1 में से और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो.
किसी को आर्क अपॉन रेडियस से करना है तो भी सेम चीज होगी, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। समझ में आ रहा है? कंसिडरिंग सी एज द सेंटर, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कंसिडरिंग एफ एज द सेंटर, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सेम टू सेम टेन थीटा वाला ही काम होगा, उसका भी आंसर सेम आएगा। तो जो मेथड पसंद आए उससे फटाफट सॉल्व करो। जाते लखो नहीं ले। हाँ मतलब एक बार देख लो फिर अपने हिसाब से डिराइव कर लो। लिखना तो कुछ नहीं है, डायग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि एज गिवन इन द डायग्राम, और लिखना है तो लिखवा देता हूँ। लिखो, पहले डायग्राम बनाओ फिर लिखो। वे बातें नहीं समझ में आ गया है तो खुद से डिराइव करके लिखो, तो घर जाके उतना काम कम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिखा दो, चाहे कोई ड्रा कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिखो एज गिवन इन द डायग्राम। As given in the diagram, we have a concave mirror of radius of curvature r and focal length f. As given in the diagram, we have a concave mirror with focal length f and radius of curvature r. उतना लिख दिया। सेकेंड लाइन में लिखो if the ray of light incidents parallelly to the principal axis, if the ray of light incidents parallel to the principal axis, it will reflect back from focal point. If the ray of light is coming parallel to the principal axis, coming की जगह incidents जो भी आपको लिखना है, if the ray of light is coming parallel to the principal axis, it will reflect back from the focal point. ये क्या था पहला मिरर फॉर्मूला कि किसी भी स्फेरिकल मिरर पे पैरेलल रे आएगा तो फोकल पॉइंट में से जाएगा। We also know that according to laws of reflection,
एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सो दैट ये थीटा और थीटा सेम हो जाएंगे, ये थीटा और ये थीटा। कंसिडरिंग नॉर्मल टू द सरफेस, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिखा, उसके बाद लिखो कंसिडरिंग नॉर्मल टू द सरफेस, कंसिडरिंग नॉर्मल टू द सरफेस is passing through the center of curvature here. Considering normal to the surface is passing through the center of curvature. So angle I equal to angle R equal to theta. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू थीटा। फिर कंडीशंस करके इन दोनों को लिख लो कि पी पी डैश हियर इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो वी कैन इग्नोर इट। And due to paraxial rays, theta here is also very small, so sin theta is nearly tan theta is nearly theta. कंडीशंस लिख ली सारी, ये कंडीशन दोनों लिख ली। उसके बाद लिखो ज्योमेट्रिकली एंगल MCF बिकम्स थीटा बाय Z। ये Z बन के ऐसे गया तो ये थीटा इधर शिफ्ट हुआ। बाजू में प्रूफ तो करो पड़े, लखो तो पड़े कैसे आओ। 3 मार्क में पूछते हैं तो हमको सबूत देना पड़ता है ये कहाँ से आया। तीनों 3 मार्क का है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इसके बाद मिलर फॉर्मूला भी 3 मार्क का है, उसके बाद मैग्निफिकेशन भी 3 मार्क का है। तो तीनों थियरी में से कोई एक थियरी पूछते हैं, सब कुछ ऐसे ही प्रूव करना है। सिमिलरली आपको ज्योमेट्रिकली क्या क्या याद होना चाहिए, तो इंटीरियर एंगल्स बिकम एक्सटीरियर, जो भी 4 चीजें अभी यहाँ लिख के बताई, Z पता होना चाहिए, X पता होना चाहिए, 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन बनाएगी। तो ये बातें बंद हो, आता है तो खुद से सॉल्व करने लगा, इसके आगे भी जो थियरी है वो चालू कर दे भाई, टाइम पास बंद कर। मेरे को पता है कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इतना स्लो पढ़ाना पड़ रहा है, पर चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो तेरे को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। लखीना बाबा इसे आगे बढ़ो। अगर एंड देन ट्राइंगल एंगल MCP also becomes 2 theta by Z also। इसका दूसरा भी एक एग्जांपल बन सकता है कि 2 इंटीरियर एंगल्स बिकम्स एक्सटीरियर एंगल। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स लग रहा है उनको एक बार साइड पे कहीं पर लिख दो कि पूरे चैप्टर में वो सारे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स रिपीट होंगे। Z पता होना चाहिए, X पता होना चाहिए, वो सारे 4-5 चीजें ही है, वही आती रहेगी। चलो फटाफट जल्दी उतार लो।
ठीक है, वो मिरर फॉर्मूला नहीं करवा रहा हूँ, पर 10 मिनट का एक काम है, वो फटाफट करवा देता हूँ। ये फटाफट लिख लो। પ્રિયાંશ કોણ છે સાયમેનમાંથી? પ્રિયાંશ કે પછી આ પાર્થિવ છે, પછી પેલો કોણ છે, આ વિશ્વા છે, પછી બીજું કોણ છે? ના ના, બીજું કોણ છે? સાત્વી છે. એ લોકો છૂટીને ઊભા રહેજો, 5 મિનિટ કામ છે. આ સુજલ તું ઊભો રહેજે. દિવ્યાંગના કઈ છે? નથી આજે. મૈત્રીની બી જરૂર છે. મૈત્રી તું બી ઉભી રહેજે. મૈત્રી ચલો લખાઈ દઉં. થોડું દુઃખ છે. चलो सब लिख लिया, इधर ध्यान दो, फटाफट 6 रे डायग्राम बनाओ. वी हैव टू अंडरस्टैंड विदाउट नोइंग द मिरर फॉर्मूला इमेज कहाँ मिलेगा, वो कहाँ कैसे प्रिडिक्ट करते हैं. मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आपको प्रिडिक्ट हो जाना चाहिए कि इमेज कहाँ पे बनने वाली है. समझ में आ रहा है? बुस्केट के पर्सपेक्टिव से और बाकी सब पर्सपेक्टिव से. पर 10 मिनट का काम है, बस वो खाली कर लो. वो 10th के रे फॉर्मूला है और कुछ नया नहीं. ये मैंने लैब में भी एक बार आपको कराया हुआ है. फटाफट साथ साथ ड्रॉ करते जाओ. इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्केव मिरर. मेरी पैटर्न ऐसी है कि एक बार पढ़ाने के बाद हेडिंग लिखते हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं. पहले हेडिंग लिखो, बाद में पढ़ो. तो ये बातें बंद भाई, चल ध्यान दे. चलो जितना ड्रॉ हुआ है उतना रहने दो, पहले इधर सीख लो क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है उसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस. c और f को तो क्या बोलते हैं आप सबको बताइए. अब सबसे पहले u को रखा है इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी इज द रिलेटिव टर्म, कि मिरर के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में u बहुत दूर है, दैट्स व्हाई उसको इन्फिनिटी मान सकते हैं. हमको पता है इन्फिनिटी से आने वाले जो रेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं. तो इन्फिनिटी से आने वाले रे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे. और वो कहाँ से पास करेंगे भाई, फोकस में से. तो इमेज कैसा मिला, फोकल पॉइंट पे मिला, v इज इक्वल टू एफ. और कैसा मिला, क्योंकि पॉइंट साइज का मिला और इन्वर्टेड मिला. ये समझाता हूं क्या होता है. पूरा ट्रेंड खत्म होने के बाद आपको आइडिया आएगा कि कितने भी दूर से आप अपने आप को कॉन्केव मिरर में देखोगे तो आपकी इमेज उल्टी दिखेगी. When you will pass focal length से जैसे ही आगे आ जाएंगे तो अपना नोज जो है, अपने नोज को ऑब्जर्व करना है कि फोकल लेंथ से जैसे ही नजदीक आ जाएंगे तो अपना फेस सीधा हो जाएगा, और फोकल लेंथ से बाहर जाएंगे तो फेस उल्टा हो जाएगा. तो सिमिलरली वो ऑब्जर्व करते करते पास करो, तब तक थियरी खत्म करते हैं. सिंपल चीज, पहला एकदम नजीक घुसड़ दे. पहले नाक देखा था, फिर धीमे धीमे दूर ले जाए, तू ऊंधी रही है. जिस पॉइंट पे आप उल्टे हो गए दैट इज द फोकल लेंथ.
तो मल से बस सबको मौका मिलेगा, इधर ध्यान दो। चलो बातें बंद। तो फर्स्ट रे डायग्राम क्या है कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकल पॉइंट पे ही उसका इमेज मिलेगा और पॉइंट साइज का मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। इन्वर्टेड कहां से, तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। ये बातें बंद, एकदम चुप। दूसरा ऑप्शन क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज नियर टू सी, मतलब ऑब्जेक्ट चल के थोड़ा आगे आया, अब चल के थोड़ा आगे आया तो क्या होगा, पैरेलल रे जाएगा तो फोकल से पास होगा, फोकल से पास होगा तो ऐसे पास होगा। बिकॉज हमारी बुक में ये वेल एक्सेप्टेड है कि आपको ये सब आता है, पर 10th क्लास कोविड में गया, शायद आपको ध्यान नहीं है, नहीं आता है, तो आपको समझना पड़ेगा। सीधा इसके ऊपर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि ये सब कैसे चल रहा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट नियर टू सी आया तो एक रे पैरेलल भेजा तो फोकल में से पास हुआ, दूसरा रे हमने भेजा फोकल में से तो पैरेलल गया। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आपको इमेज मिलेगी। ये बातें बंद कर भाई, 5 मिनट शांति रख, ये 6 खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ मतलब लेक्चर खत्म करेंगे, 5 मिनट शांति रख, तो पता ही है। चुप रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, नियर टू सी। मैं इधर ध्यान दो, लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ कि विदाउट नोइंग द मिरर फॉर्मूला आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कैसे कर पाओगे कि इमेज कहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आइडिया होगा कि इमेज यहाँ पे मिलने वाला है। नहीं ला भाई, आखिर स्कीम समझ पजी आगे बढ़। तो लॉजिकली क्या हुआ, अब देखो इसमें क्या होगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे भाई। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि कॉनकेव मिरर विथ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है किसी कॉनकेव मिरर की, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 35 सेंटीमीटर पे। अब इतनी लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए सेकंड रे डायग्राम, 30 से दूर 35 पे रखा हुआ है, मतलब नियर टू सी, मतलब इमेज विल बी फॉर्मिंग बिटवीन सी एंड एफ। समझ में आ रहा है, ये लॉजिकली समझ में आ रहा है। आपको मिरर फॉर्मूला नहीं पता है फिर भी आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। समझ में आ रहा है, जस्ट थोड़ी डेटा आपको चाहिए होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है और फोकल लेंथ क्या है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। फिर थर्ड रे डायग्राम क्या है, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, ये बियॉन्ड सी बोल सकते हैं या नियर टू सी बोल सकते हैं। अब ऑन द सी वाला एक रे डायग्राम है। इसमें एक और चीज याद रखनी होती है कि इमेज हाइट विल बी लेस देन ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब इसकी हाइट छोटी होगी इससे। इसमें क्या हुआ, u ऑन द सी, v इज ऑल्सो ऑन द सी एंड h इक्वल टू h डैश, दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। अब लॉजिकली आपको क्या पता होगा कि इमेज ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट द 30 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। तो बात देखते ही अपने को पता चल गया कि u इक्वल टू 30 तो v इक्वल टू 30। समझ में आ रहा है, विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा इमेज कहाँ पे कैसी है, उसका नेचर कैसा है। समझ में आ रहा है। तो गुजकेट के एमसीक्यू और 1 मार्कर एमसीक्यू के लिए आपको ये 6 डायग्राम प्रॉपर्ली याद होने चाहिए कि डेटा सुनते ही आपके दिमाग में इमेज होना चाहिए, पहला कौन सा था, दूसरा कैसा था। इसमें एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फिर सी के पास आया, फिर सी पे आ गया, तो अब क्या होगा, सी और एफ के बीच में आ जाएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये बातें बंद। रे ऑप्टिक्स में मेरा बहुत ज्यादा रोल है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा बिकॉज 95% चीजें नहीं है। तो इधर ध्यान दो और प्रॉपर लॉजिकली समझने का ट्राई करो, अगर नहीं समझना है तो बाहर निकलो। अब इसमें ट्रेंड कैसा है कि भाई ऑब्जेक्ट इमेज पहले पॉइंट साइज का था, फिर उसकी थोड़ी साइज बढ़ी, फिर इक्वल हो गया। तो अब इसमें लॉजिकली क्या होना चाहिए, इमेज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा साइज उसकी। समझ में आ रहा है। यू कैन यूज एनी ऑफ द 4 रे फॉर्मूला जो हमने बनाए हुए हैं। तो इसमें पोलारिस पे बेच के ट्राई करते हैं, तो पोलारिस से आगे जाके यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। अब क्या हुआ, इमेज बड़ी हो गई ऑब्जेक्ट से, और क्या हुआ इसमें,
कि भाई यू कहाँ था, तो बिटवीन सी एंड एफ मैत्री चुप बेस તારી માટે કામનું જે એટલે જ કરાવું છું, નહીં આવડે મફતના માર્ક્સ લેવાના છે એમસીક્યુ માં, ખાલી જોઈને આવડી જશે કઈ જગ્યાએ મળશે ને શું થશે. अब फिफ्थ केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट चल के एफ पे चला जाएगा. और लास्ट केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बी लाइंग बिटवीन एफ एंड पी. अब क्या करना है, यहाँ से रे भेजो, पैरेलल भेजने का ऑप्शन नहीं है, फोकल में से जाएगा नहीं. पोलरिस में भेज सकते हैं, ऐसे जाएगा. अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी भेज सकते हैं, वो जैसा भेजा वैसा ही जाएगा. तो आगे जाके कहीं पे मिलेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है. तो इमेज बहुत बड़ी मिल जाएगी. इमेज कहाँ पे मिलेगी, तो इन्फिनिटी पे मिलेगी. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकल पॉइंट पे. और कैसी इमेज मिलेगी, बहुत बड़ी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी. ये सारे डेटा से आपके एमसीक्यू डायरेक्टली सोल्व होंगे. जैसे ही डेटा आपको दिया है उससे आप प्रिडिक्ट कर पाओगे. यहाँ पे मैं क्या प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, मुझे क्वेश्चन में बोला होगा कॉन्केव मिरर विद फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज एट द 15 सेंटीमीटर. तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता चल गया इमेज कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी में मिलेगी और हाईली एनलार्ज मिलेगी. समझ में आ रहा है. विदाउट 1/v कुछ भी करे बिना आपको डायरेक्टली आइडिया आ जाएगा क्या कर रहा है. समझ में आ रहा है. और लास्ट केस सिनेरियो क्या है, फोकल पॉइंट पे भेजो ऐसे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भेजो वैसा का वैसा चला जाएगा. अब ये लोग आगे जाके कहीं पे नहीं मिलने वाले, ये ऐसे जा रहा है. तो ये कहीं पे नहीं मिलेगा तो इसको पीछे एक्सटेंड कराओ. ये आपकी इमेज मिलेगी. तो लॉजिकली क्या हुआ, यू बिटवीन एफ एंड पी. वी कहां पे मिला, बिहाइंड द मिरर. ये प्रैक्टिकली करना आएगा. फिर क्या करना है कि भाई एच डैश कैसा मिला, तो क्या एच डैश एच से थोड़ा बड़ा मिला, हाईली एनलार्ज नहीं मिला पर एनलार्ज मिला. और फर्स्ट केस में हमको वर्चुअल इमेज मिली. कैसी इमेज मिली, उसको पीछे एक्सटेंड करके फाइंड करना पड़ा. तो अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली हम बता पाएंगे कि इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज मिलेगी. समझ में आ रहा है. ऑब्जेक्ट वी कैसा होगा, पॉजिटिव. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी पीछे तो वी प्लस होगा. तो ये 6 रे डायग्राम का यूज करके कोई भी एमसीक्यू एकदम इजीली विदाउट सॉल्विंग अ फॉर्मूला आप कर पाओगे.